मैं जिसके बारे में बात करूंगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। मान लो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे लिख रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजिकल इंडिजनाइजेशन ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं उसकी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इससे पहले क्या घटना हुई। ऐसा नहीं था इसरो का रॉकेट छोड़ दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम साहब या भाभा साहब कैसे उन्होंने इसरो की स्थापना की, क्या उनका विजन था, और किस रूप में जो है वो उन्होंने रॉकेट को, आपने फोटो देखा होगा, या अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर में जो है कलाम साहब की बुक में आपने देखा होगा कि बैलगाड़ियों साइकिलों पर रॉकेटों के टुकड़े जो है जोड़ कर लेकर गए। तो आपने वो डेवलपमेंट जो हुआ, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, भारत को कैसे जो है एक शक्ति के रूप में डेवलप किया जाना चाहा था, फंड नहीं था, सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, लोगों के अंदर भय था, भारत में जो विचारों का विभाजन था कि भैया हम जो 400 करोड़ का रॉकेट छोड़ें या 400 करोड़ रुपए गरीबों को खाने में दें। तो इस तरह का भी हमारे यहाँ विचार था। तो वैज्ञानिक जगत इन सबसे लड़कर, संसाधनों की कमी से भी लड़कर, उन्होंने जो है भारत के जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है एक विजन के साथ, भविष्य के विजन के साथ, सभी तरह के विरोधों को झेलते हुए, सभी तरह की दिक्कतों को झेलते हुए, फंड की कमी को झेलते हुए भी उन्होंने इसको सक्सेसफुल करके दिखाया। तो वो एक ऐसे सन्यासी, एक संत का जीवन जिया। तो कैसे हमारा जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है, जो हमारा इसरो है, या हमारा परमाणु सेगमेंट रहा, या हमारा आज वैक्सीन में हम कोविड की वैक्सीन बना पाए हैं, तो ऐसा नहीं था आज हमने पहली बार ही गए और हमने धड़ाक से वैक्सीन बनाई। पिछले बहुत समय से भारत लंबे समय से वैक्सीन का प्रोडक्शन करता चला आ रहा है। तो आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से हम यहां पर डेवलप हो पाए। ध्यान से समझना, आपको जब लिखना है तो आप इसी रूप में लिखेंगे। फिर आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरा ये पूरा एस्से है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं इसमें किन किन बातों की बात करूंगा। फ्लो बहुत, स्ट्रक्चर बेसिकली फ्लो को तय करता है, और फ्लो जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप मकान जब बनाते हैं, यार समझिएगा, तो सबसे पहले ऐसा नहीं होता है कि मिस्त्री बुलाया, बोले कहीं से भी खोद दो यार, कहीं से भी खोद दो। पिताजी ऐसा नहीं करते होंगे, कहीं से भी खोद दो यार। तो बच्चे ने बोला मेरा रूम उधर चाहिए, मम्मी ने कहा मेरा किचन उधर चाहिए, और बहन ने कहा मेरा कमरा उधर चाहिए, पिताजी ने कहा मेरा जो डाइनिंग हॉल यहां रहेगा, टीवी यहां रहेगी। तो पता चला मिस्त्री खोदता चला गया, पता ही नहीं चल रहा है। घर में घुसते ही किचन आ जाएगा, दाएं लेते ही टॉयलेट आ जाएगा, पता ही नहीं चलना कौन सा कहां। तो तुम्हें पता है कि वो मकान कभी नहीं बन पाएगा। क्या होता है, प्रॉपर्ली नक्शा होता है, मेजरमेंट्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या काम करता है, स्ट्रक्चर बेसिकली वो नक्शा बना के आपको देता है। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। फिर फंक्शंस, कैसे ये काम कर रहा है, रीजंस, क्या कारण थे। भारत में भी इसरो का प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसके मूलभूत कारण थे ना। वो कारण क्या थे, हम फॉरेन टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंट थे, हम अपने रिसोर्सेज के बारे में जानकारी नहीं ले पा रहे थे, हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे, हम अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो वो रीजंस आइडेंटिफाई करके आपको देने पड़ेंगे। फिर प्रोसेस बताना पड़ेगा कि कैसे हम ये चीजें हुई, कैसे हम आगे गए। ऐसा नहीं कि सरकारों ने एक अलग मंत्रालय बनाया जिसपे सीधे पीएम था, उस पर कोई भी जो है किसी भी मंत्री को उसको नहीं जोड़ा गया ताकि कोई भी हस्तक्षेप ना हो सके। तो ये सारी चीजें प्रोसेस के अंतर्गत रखी गई। फिर आप किसी भी चीज को जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे, प्रोसेस बताएंगे, तो प्रक्रियाओं के बाद ये तय होता है कि उसका मूल्यांकन किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी आप उसका इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, इवेल्युएशन की चीजें किस प्रकार की महत्वपूर्ण रही। जैसे मान लो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैक्सीन कार्यक्रम, भारत में महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम का जो है रिमूवल, तो इन सब का आप इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, फिर उसमें आप कोई रोल बताएंगे कि क्या, किस कानून का रोल रहा, किस पर्सनालिटी का रोल रहा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ी तो आप क्लासिफिकेशन करेंगे। आप कई बार क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करते हैं, पहले क्या था अब क्या था, इस कानून में क्या था अब इस कानून में क्या है। ठीक है, पॉस्को में क्या है, बिना पॉस्को के क्या रहा, या जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या कहा, तो आप उसका जो है डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जरूरत हुई तो आप डिफिनीशन भी देंगे। अब इसको अपनी जरूरत के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी से करना। आप सबसे पहले डिफिनीशन दे सकते हैं। अगर आपकी कमांड है, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, यू कैन गो विद द डिफिनीशन। आप सीधे जो है वो क्या हो सकता है, आप परिभाषा दे सकते हैं। परिभाषा का मतलब होता है कि इस चीज का क्या मतलब है। अगर आपकी कमांड है, आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, आपको वो कोट याद है। ठीक, मान लो गांधी के ऊपर ऐसे लिखने को आया कि एक आंख के बदले आंख, पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। मान लो ये आ चुका है इससे, ठीक है, आई अगेंस्ट आई, तो एक आंख के बदले आंख क्या होगा, पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। तो अब ये कोर्ट पे आपने क्या किया, इसको परिभाषा, अगर आपकी पकड़ है, गांधी ने इसको किस पर्सपेक्टिव में लिखा, आपने उसको वहां लिख दिया और बताना शुरू किया कि बेसिकली ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये अहिंसा के सिद्धांतों को यहाँ कैसे लागू किया जा सकता है, रिवेंज से जो है पूरा विश्व नहीं चल सकता। जब गांधी की बात आती है तो बुद्ध की टीचिंग्स आ जाती हैं, तो आप बुद्ध की टीचिंग को इन्वॉल्व करेंगे इसके साथ साथ, राइट। और अगर इसमें कोई पर्सनालिटी इन्वॉल्व है, मान लो जैसे अगर हम बचपन बचाओ आंदोलन की बात करें, बाल श्रम का विरोध की कैलाश सत्यार्थी का नाम आ जाता है। जब हम इसरो की बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, भाभा साहब, इन सब का जो है नाम आ जाता है। तो ये जो सेगमेंट्स है, तो व्यक्तित्व कौन कौन से इंपॉर्टेंट है।
मान लो अगर हम अभी जो है वो चिपको आंदोलन की बात करें, पर्यावरण के संरक्षण पे आप कुछ लिख रहे हैं, तो उसमें हमारे जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा और तमाम जो है ऐसे नेता, इन सब का जो है नाम आ जाता है, चिपको आंदोलन का नाम आ जाता है। तो ये जो सेगमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस वे में सोचना शुरू करेंगे, इसको मोस्ट स्ट्रक्चर वे कहते हैं, थिंकिंग का मोस्ट स्ट्रक्चर वे कहते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब इस तरह से बुक पढ़नी है, इस तरह से आपको न्यूज़पेपर, अब आपको मैं क्या दे रहा हूं, फिर से 30 एडिटोरियल का होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप एडिटोरियल पढ़ें, अच्छा भाई बेसिक किस बारे में, सब्जेक्ट क्या है मेरा, इस मान लीजिए आज आप मान लीजिए किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिकी का ही है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में थीम क्या है इसका, ठीक है। तो ये जीडीपी ग्रोथ के बारे में बता रहा है, टैक्सेशन के बारे में बता रहा है, प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है, थीम होगी ना उसकी। तो भारत की ग्रोथ में कई तरह की, सर्विस सेक्टर की, एग्रीकल्चर की ग्रोथ, किसी के बारे में बात कर रहा है, तो आपने उसको पहले पढ़ा। फिर आपने उसकी प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश की कि किन किन टॉपिक्स पे बात हो रही है। फिर अगर जनरली कई बार एडिटोरियल लिखा जाता है तो उसमें ऐतिहासिक काल की, इससे पहले भी सरकार ने ये किया, उससे पहले ये किया, फलाना कानून के अंतर्गत ये बात हुई, आपने उसको लिखा, या उसमें कोई रिफॉर्म हुआ आपने उसके बारे में लिखा। जैसे आज जीएसटी में स्लैब्स चेंज हो गई, तो जीएसटी में स्लैब्स चेंज हो गई, तो वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, उससे क्या इंपैक्ट आएगा, फिर संरचना क्या है उस चीज़ की, फिर फंक्शन कैसे काम कर रहा है, रीजंस क्या है, मान लो अभी जीएसटी स्लैब में क्यों बदलाव किया गया, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे क्यों बदलाव हुआ, उसका क्या रीजन रहा उसका, ठीक है। ये सरकार जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें, जैसे अभी हो रहा है कि आज बहुत बड़ी खबर आई है, और मैं अक्सर क्लास में बोलता कि कॉपरेटिव्स को अब डिजिटलाइज किया जाएगा, और मैंने हमेशा कहा था कि भारत में कॉपरेटिव्स कभी सक्सेसफुल हुए ही नहीं आज़ादी के बाद, यही हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। हमारा जो गरीब आबादी, कृषक आबादी है, वो सबसे बड़ा, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार रहा, और चाइना अपने इस कॉपरेटिव मॉडल की वजह से बहुत सक्सेसफुल रहा। उसकी बेसिक सक्सेस का जो मॉडल है वो सहकारिता मॉडल रहा, ठीक है। वहाँ कॉर्पोरेटिव्स बहुत ही पावरफुल है, हमारे यहाँ नहीं हो पाया। अब जाकर सरकार, जैसे आज आपने देखा होगा कि जो है वो सारे उसको जो है डिजिटलाइज कर रही है, और सारा डाटा लेकर आ रही है, और इससे माना जा रहा है कि 13 करोड़ जो है वो जो है किसानों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। और 13 करोड़ किसानों को लाभ मिलने का मतलब है पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था रिवाइव हो जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था रिवाइव होने का मतलब है कि भारत का जो बाजार है, जो इंडिया का मार्केट है, वो भारत के मार्केट तक पहुंच जाएगा। जब मैं भारत की बात करता हूं तो वो ग्रामीण हिस्से की बात कर रहा हूं, और जब ग्रामीण क्षेत्र का बाजार प्रॉस्परस होगा तो एक जो है वो पूरे विश्व की कंपनियां भारत की तरफ आएंगी, निवेश वहां पर आएगा, वर्क कल्चर चेंज होगा, और ग्रामीण भारत भी जो है वो रिवाइव करना शुरू कर देगा, ठीक है। वो रिवाइव करना शुरू कर देगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, गांव में रोजगार मिलेगा, तो उससे पलायन रुकेगा। जब गांव में रोजगार मिलने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेगी, तो वहां पर क्या होगा, पलायन रुकेगा। पलायन रुकेगा तो क्या होगा, शहरों पर बेवजह का भार जो है कम होगा, तो शहरीकरण में जो प्रदूषण की समस्या है वो कम हो जाएगी। अब देखो मैं कैसे लिंक करता चला जा रहा हूं, यही लिंक करना आपको सिखाना चाहता हूं। जब ये आप लिंक करना शुरू कर दोगे तो आपके पास आंसर लिखने के लिए पास ढेर सारा सामान होगा, आपको पिक करना है, 1 2 3 4 यहां उठा लिया, किस हिसाब से नीड है मैं डाल दूंगा। तो शहरों पे आबादी का बोझ कम होगा, आबादी का बोझ होगा तो वहां पर जो वहां पे शहरों के पास सीमित संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, चाहे वो रहने का हो, खाने का हो, आजीविका का हो, जॉब का हो, तो फिर क्या होगा, वो दबाव जब कम होगा, आज शहर पलायन से त्रस्त पड़े हुए हैं, तो वो दबाव कम होगा, तो ये रिसोर्स वहाँ जो आजीविका होगी वो जो है सस्ती हो जाएगी, यानी आपको मकान सस्ते मिल जाएंगे, आपको खाना पीना सस्ता मिल जाएगा, तो जो आपकी लिवलीहुड कॉस्ट कम होगी, तो दुनिया भर की कंपनीज जो है आप कम पैसे में भी काम करने को तैयार होंगे, क्योंकि आप बेसिकली क्या होता है, आप अपनी कॉस्ट को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा, आपके यहाँ रोजगार, अब निवेश आना शुरू हो जाएगा। भारत में सस्ता श्रम है, तो उससे क्या होगा, आपको ढेर सारा जो है वो निवेश आना शुरू हो जाएगा, रोजगार पैदा होना शुरू हो जाएगा, और आप प्रॉस्परस होते चले जाएंगे। तो फ्लो जो है वो भारत के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें आपस में लिंक हैं। बहुत पहले हमें अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रिवाइवल करने का बहुत ही संस्थागत प्रयास करना चाहिए था, और हम उससे पिछड़ रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, सारी अपॉर्चुनिटी शहरों में है, गांव का आदमी रोजगार के लिए शहर में आ जा रहा है, शहर में जब वो पहुंच रहा है तो शहर के संसाधनों में दबाव डालने से, आपको पढ़ने के लिए दिल्ली आना है तो अब वहाँ संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, जब दबाव पड़ेगा तो रहने का किराया बढ़ जाएगा, खाने का पैसा बढ़ जाएगा, पीने का पानी जो है खरीद के लेना पड़ेगा, तो नतीजा क्या होगा कि आपका जो लिविंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अब लिविंग कॉस्ट जैसे बढ़ जाएगी तो आप जब नौकरी करने जाएंगे तो आप उसको ऐड ऑन करेंगे, बोले भैया अब हम 10,000 रुपये नहीं, हम 20,000 रुपये में काम करेंगे, तो जो नियोक्ता है उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो भारत में क्या करेगा, भारत में निवेश करने की बजाय वो थाईलैंड में निवेश करेगा, इंडोनेशिया में निवेश करेगा, बांग्लादेश में निवेश करेगा। तो आपको समझ में आया कि क्यों बहुत बड़ा मार्केट भारत का, जो खासतौर पे अपैरल मार्केट है, यानी कि जो सस्ते कपड़े बनाने का मार्केट है, वो 46% बांग्लादेश जैसे छोटे से देश ने हमसे छीन लिया, क्योंकि हम अपने यहाँ जो गांव देहात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, सस्ता लेबर डेवलप करना था, हैंडीक्राफ्ट को वहां लेकर जाना था, अपैरल यानी कि वस्त्र उद्योग वहां लेकर जाना था, हम सही से नहीं ले पाए।
हमें लगा शहर में सब बल्ले बल्ले हो रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमसे बांग्लादेश हमारा 46% मार्केट लेकर चला गया। क्लियर है?